और अगर बड़ी वैरायटी में आता है तो मैं ये समझता हूँ कि अफ्रीकन ग्रे पैरेट एक हार्ड परिंदा है, उसका बच्चा भी बहुत अच्छा है पालने में, ठीक है, तो उससे वो मतलब शुरू करें। पर भाई मैं ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स परचेज करना, उसकी सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसके क्या क्या साइन देखेंगे हम ब्रीडिंग के लिए लेने जा रहे हैं? डिफिकल्टी वहां आएगी जब क्वालिटी को छोड़ के आप क्वांटिटी पे जाएंगे। क्वांटिटी के चक्कर में परिंदे जोड़ते हैं आप सस्ते। और भाई किस ब्रीड से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी ब्रीड लेके आए न्यू बंदा के लेके? तो भाई कई बार होता है परिंदा लेके आते हैं, वो आते ही घर मर जाता है, इसकी क्या वजह होती है? उसकी क्योंकि दुनिया के ये टॉप 10 बिजनेसेस में आता था, तो जिसकी वजह से मैंने ये शुरू किया। ये फ्यूचर को वही सरवाइव करेगा जो इसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा। फर्क भाई अगर हमने ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स लेके आने हैं, वो हम वाइल्ड लेके आए कैप्टिव लेके आए? सर रिक्वायरमेंट क्या होती है ब्रीडिंग के लिए? प्रॉपर ब्रीडिंग करवा ली उससे हमें कैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए? भाई आप कह रहे हैं कैप्टिव ठीक रहता है, जो कैप्टिव बर्ड्स लेंगे क्या वो हैंड फीड वाला होना चाहिए कि मदर फीड होना चाहिए? एयर वाइज ब्रीडिंग बेस्ट रहती है क्योंकि ये भी बर्ड है, इसमें भी बहुत सारी खसलतें हैं। हमने ब्रीडिंग के लिए परचेज करना है फरूक भाई बर्ड्स, वो मार्केट से परचेज करें कि फार्म से परचेज करके लाएं? उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि ये कोई ब्रायलर मुर्गी नहीं है जिसको एक फार्मूले के तहत आप है ना मसनूई तौर पर पैदा कर रहे हैं और उसके बाद उसका वजन वो बढ़ाए जा रहे हैं। फरूक भाई डिफिकल्टीज कौन कौन सी आती है एक नया बंदा काम स्टार्ट कर रहा है? तो कौन सी ब्रीड है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया हो, या आप कहते हैं ये अच्छे प्रॉफिट देने वाली ब्रीड है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चरस। आज हम आए हैं मुल्तान में फ़ारूक भाई के पास। फ़ारूक भाई की तारीफ ये है 25 साल से पैरेट को ब्रीड करवा रहे हैं। आइए बात करते हैं फ़ारूक भाई से। कैसे है फ़ारूक भाई? जी बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे तमाम जो भी ऑडियंस हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम हो, ठीक है। तो बहुत खुशी है कि आप मुल्तान में तशरीफ़ लेकर आए हैं इतनी दूर से, और आप सुनाएं खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ारूक भाई सबसे पहले ये बताएं कि आप शौक कब से कर रहे हैं पैरेट्स का? मुझे शौक जो पैदा हुआ जब मैं मैट्रिक में था, इट वाज ईयर 95, जी जी। तो वहाँ से मुझे शौक पैदा हुआ, और प्रॉपर जब मैंने पैरेट्स मतलब रखने शुरू किए तो ये तकरीबन आप समझ लें कि ये 97-98 की बात है, 97 से। और उस वक्त मैंने जो शुरू किया था वो बजरी, लव बर्ड और रिंग नेक से शुरू किया। तो फ़ारूक भाई बिजनेस कहीं सीखा था या आप स्टार्ट से खुद से कर रहे हैं ये पैरेट का? जो मैंने प्रॉपर ये काम किया ना, तो साफ सी बात है हमारे मुल्क में माशी मसाइल हैं और हर बंदा का ये राइट है कि वो अपनी इनकम को बूस्ट करे, अच्छा करे। मुझे ऐसा चीज़ का इतना ज़्यादा ये शौक नहीं था कि मैं इतने सारे मतलब पेयर्स को अपने पास रख लूँ, घर पे लगा लूँ या फार्मिंग में मैं आ जाऊँ। ये एज ए प्रोफेशन मैंने मतलब है ना इसको सिलेक्ट किया था, क्योंकि दुनिया के ये टॉप 10 बिजनेसेस में आता था, तो जिसकी वजह से मैंने ये शुरू किया। तो को डिफ़िकल्टीज़ कौन सी फेस करनी पड़ी इस बिज़नेस में? इस बिज़नेस में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर आप बहुत पहले चले जाएं, आप मतलब जब मैंने दोबारा से इसको प्रॉपर शुरू किया तो 2003 की बात है, ठीक है। उस वक्त ये डिफ़िकल्टीज़ थी कि क्योंकि मुल्तान के अंदर एवी कल्चर के अंदर मतलब उस वक्त देखें आपके एवी कल्चर ये नाम भी कोई मतलब नहीं जानता था, ठीक है। और अफ्रीकन ग्रे पैरेट की मैं मिसाल दूंगा कि कोई उसके पैर की मेल फीमेल को नहीं समझता था, और कोई ये पैर वगैरह लोगों पे इतने नहीं थे, एक दो पैर होते थे। और मैंने इस पे ना फ़ौरन है ना मैंने शुरू ही सबसे ज़्यादा अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स पे किया। उस वक्त मैंने इसके एकदम 10-12 पैर लगा लिए थे, ठीक है। तो डिफ़िकल्टीज़ यही थी कि लोग इसके बारे में मतलब मुल्तान के अंदर इतना ज़्यादा अवेयरनेस, इतना ज़्यादा नॉलेज लोगों के पास नहीं था। साफ सी बात है जब आप नया काम शुरू करते हैं तो आपको गाइडलाइन चाहिए होती हैं। तो ये डिफ़िकल्टीज़ थी कि जिस तरह से आज लोगों को इतनी अवेयरनेस हम दे रहे हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर या सोशल मीडिया से लोगों को मिल रही है, तो वो हमें उस वक्त नहीं थी, ठीक है। और लोगों का रुझान भी इतना ज़्यादा इस तरफ नहीं था, तो बहुत सारे लोग इस बर्ड को टाइम वेस्टिंग हॉबी समझते थे और इवन के मजाक भी करते थे कि यार ये क्या परिंदे का काम इसने कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ मतलब डिफिकल्टीज। फ़ारूक भाई खामियां और खूबियां क्या है इस बिजनेस की? ये बिजनेस ऐसे है कि अगर आप इसको प्रॉपर बिजनेस समझ के प्रोफेशनल तरीके से आप इसको करते हैं डिसिप्लिन से, तो आप बहुत ज़्यादा इसमें अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब तरक्की कर सकते हैं, अपने घर को आगे लेकर जा सकते हैं। और अगर आप इस काम को एवं ही करते हैं जैसे कि 95% लोग कर रहे हैं, जो कि लालच की बिना पर कर रहे हैं, ठगों से परिंदा लेते हैं, ठीक है, और वो उनको ब्रीडर बना कर देते हैं, तो यही इसकी खामियां हैं कि फिर वो डिसार्ट होकर इस हॉबी को छोड़ देते हैं या इस हॉबी को समझ नहीं पाते। प्रॉपर बंदे पे वो जाते नहीं हैं,
ठीक है, प्रॉपर बंदे की अगर आपको बातें समझ आती हैं तो फिर आप चलते हैं तो फिर तो बात ठीक है। और अगर आप लालच की बुनियाद पर सिर्फ परिंदे जमा किए जाएं, क्वांटिटी बढ़ाई जाएं, तो पिछले दिनों मैंने एक मतलब भाई की मतलब पोस्ट देखी तो इतना सारा परिंदा था लेकिन एक बर्ड के नीचे बच्चा नहीं था। सही 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 सही। और वो सेल कर रहा था। ठीक हो। तो फिर मैंने देखा देखें अब इसको वही बात है कि मतलब ये कि प्रॉपर इसको इसकी गाइडलाइन नहीं है तो लिहाजा अब ये सेल कर रहा है। आपके पास कौन सी ब्रीड अवेलेबल इस टाइम है? मेरे पास माशाल्लाह एलेक्टस, रॉ, रिंगनेक्स, अफ्रीकन ग्रे पैरट्स, तो ये इनमें ब्रीड से आपकी अवेलेबल। फेवरेट ब्रीड कौन सी है फारूक भाई? मेरी जो फेवरेट ब्रीड है, और वो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा जिस चीज़ पे तपस्या करनी पड़ती है उसका उतना ही ज़्यादा चस्का होता है और उसकी उतनी ज़्यादा चाहत भी होती है, जो चीज़ आपको इजीली ना मिले। तो जो मेरी फेवरेट ब्रीड है वो अलेक्टस है और अफ्रीकन ग्रे पैरट है। ठीक है, हमारे साथ अदनान भाई भी मौजूद हैं। अदनान भाई से पूछते हैं, सर आपकी कौन सी फेवरेट ब्रीड है आपकी? मेरी फेवरेट ब्रीड येलो रिंग है। येलो रिंग है क्या आपकी? ठीक हो गया। माशाल्लाह अदनान भाई के पास, अदनान भाई हैज़ मोर देन 30 पेयर्स ऑफ येलो एंड वाइट रिंगनेक्स। माशाल्लाह। तो फारूक भाई जो ब्रीड बता रहे हैं इनमें सबसे हार्ड ब्रीड कौन सी है जो कि बीमारियों के खिलाफ अगेंस्ट ज़्यादा लड़ती है, मतलब क्या कहते हैं? अगर आप बात करते हैं बर्ड्स की इम्यूनिटी की और उसकी कुव्वत मुदाफ़त की और उसकी कि वो कितना ज़्यादा हमारे जो इन्वायरमेंट है ना, ये मुल्तान है और पंजाब ओवरऑल मतलब आप देखें गर्म इलाका है, गर्म मरतूब इलाका है जी। और मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसमें अगर आप देखें तो अगर आपका ये जो है अपना ना रा है ना, रा पैरट, जी। इसकी बहुत अच्छी इम्यूनिटी है। अच्छा, जो अफ्रीकन ग्रे पैरट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने सालों से पड़े हैं, वो भी आप ये देखें कि गर्मी में मई जून तक हमारे पास ब्रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मतलब जो भी आप इंपोर्टेड बर्ड लेंगे ना, चाहे वो राही क्यों नहीं है, अब आप म्यूटेशंस ले लें उसकी, चाहे रिंगनेक ले लें, जो बाहर से बर्ड आएगा ना वो इस माहौल में अटैच होने में, इसका हैबिचुअल होने में ना टाइम लेगा। ठीक है, फारूक भाई कौन सी ब्रीड है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया हो या आप कहते हैं ये अच्छे प्रॉफिट देने वाली ब्रीड है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बात होती है हर किसी की स्किल्स की और मेहनत की, जी जी बिल्कुल। कि आप कितने ज़्यादा किस चीज़ की तरफ मोटिवेटेड हैं और प्रॉपर काम करते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे ज़्यादा ब्रीड और ज़्यादा मुझे जिसने मतलब है ना अच्छी इनकम दी वो अफ्रीकन ग्रे पैरट्स। फारूक भाई इस टाइम प्रेजेंट कौन सी ब्रीड ट्रेंड पे जा रही है? अगर आप देखेंगे ट्रेंड पर देखें, जहाँ तक है, एक बात मैं कहूँगा, जो मेरे बर्ड में अपना अवैस भाई का एक वीडियो मैंने बनाई थी मुल्तान पेट्स में, और उस वक्त भी लोगों की इस बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, वो है क्लाइमेट चेंज, जी जी। माहौलियाती तब्दीली। तो उसमें भी मैंने बताया था कि ये चीज़ का बड़ा इम्पैक्ट आएगा, स्पेशली बड़े बर्ड्स पर आएगा, कि इसकी ब्रीड पाकिस्तान में मुतासिर होगी। ठीक है, ओवरऑल किसी बर्ड पे आ सकता है और इस पे ज़्यादा आएगा। तो जहाँ तक ट्रेंड की बात है, ट्रेंड चलता है कि जिसकी ब्रीड आप ले लेते हैं, जिसकी ब्रीड इजीली आप ले लेते हैं, या जिसकी ब्रीड में बहुत ज़्यादा मसले ना आए, जैसे कि रिंगनेक्स में मसले आ रहे हैं। ठीक है, मकाज में मसले आ रहे हैं, काकाटूज में मसले आ रहे हैं। ब्रीड रिंगनेक्स की लेट हो गई है, इवन के पहाड़ी की भी हुई है, लेकिन रिंगनेक्स की बहुत ज़्यादा लेट हो गई है और क्लच बहुत ज़्यादा डेड इन शेल हुए हैं रिंगनेक्स में। ठीक है, तो फारूक भाई एक नया पर्सन आ रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करे बिजनेस? देखें, इन्वेस्टमेंट जहाँ तक ताल्लुक है ना, ये डिपेंड करता है हर इंसान की कैपेसिटी पर। ठीक है, कि वो कितना अर्न करना चाहता है। अगर एक शख्स वो कहता है मैं साल में 1 लाख रुपए मंथली मैं कमाना चाहता हूँ, साल के वो 12 लाख कमाना चाहता है, तो उसको तकरीबन 3 से 4 गुना उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बस ये एक फार्मूला है। अब आप देखें कि आप कितना कमाना चाहते हैं, और ये कमाना इतना आसान नहीं है। आप ये समझें कि मैं पैसे से कमा लूँगा, ये आपने इसमें चंद बातें, आपने सबसे पहले अपनी नेक नियति पर कमाना है, जी जी। उसके बाद आपने मेहनत पर कमाना है, सब्र पे कमाना है। ठीक है, जिससे आप गाइडलाइन लेने उसकी रिस्पेक्ट पे भी आपने कमाना है। ठीक है, मैंने बड़े बड़े लोग देखे कि जिससे गाइडलाइन लेते हैं और अगर वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनको कहीं ना कहीं है ना डाउनफॉल आ जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी मिसालें। तो अब ये डिपेंड करता है आपकी कितनी कैपेसिटी है, और ये सब जब ही कमा सकते हैं जब इस काम को काम समझें, एज ए प्रोफेशन समझें। लोग पता क्या काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, दूसरा बिजनेस करते हैं, मिसाल के तौर पर किराना का काम करते हैं, इसको पार्ट टाइम दाना पानी भी प्रॉपर नहीं करते, फिर कहते हैं यार हमारे पास वो रिजल्ट नहीं है। ठीक है,
और भाई किस ब्रीड से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी ब्रीड लेके आए, न्यू बंदा के लेके आ रहा है तो? अगर नया बंदा लेकर आ रहा है तो मैं बेहतर यही कहूँगा कि अगर आप पे कैपेसिटी है तो फार्म रजिस्टर कराएं, ठीक है। 4 कनाल पर ये रजिस्टर होता है, पहली बात। तो उसमें है ना सबसे पहले वो रा पैरट है, और अगर बड़ी वैरायटी में आता है तो मैं ये समझता हूँ कि अफ्रीकन ग्रे पैरट है, हार्ड परिंदा है, उसका बच्चा भी बहुत अच्छा है पालने में, ठीक है। तो उससे वो मतलब शुरू करें, फ़ौरन बड़ी वैरायटी पे जैसे है मकाज और काकाटूज पर ना जाए, बहुत सख्त उनकी ब्रीड है, अमेज़ोन्स वगैरह, और उनकी एक डिफरेंट मतलब कंडीशंस होती हैं उनकी, मतलब पैरट कीपिंग से लेके उनकी ब्रीडिंग का जो टाइम है उधर तक आप आ जाएं, और फिर इनक्यूबेशन की जो उनकी कैलकुलेशंस हैं वो सब डिफरेंट हैं, ठीक है। आप रिंगनेक्स और रा से आप शुरू कर लें और अफ्रीकन ग्रे पैरट से। और भाई डिफिकल्टीज कौन कौन सी आती है, एक नया बंदा काम स्टार्ट कर रहा है तो? उसको डिफ़िकल्टी मैंने बताया यही आती है कि सबसे पहले नया बंदा, देखिए बीइंग मतलब एक हम लोग एक नेचर वाइज देखे जाए तो हम कहते हैं शॉर्टकट। जब बंदा शॉर्टकट में आता है तो वो लालच में आता है, तो अब उसे बर्ड की क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। डिफिकल्टी वहां आएगी जब क्वालिटी को छोड़ के आप क्वांटिटी पे जाएंगे। क्वांटिटी के चक्कर में परिंदे जोड़ते हैं आप सस्ते, और सस्तों के ठग फिर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको 60,000 रुपए का 65,000 रुपए का रा ब्रीडर दे देते हैं, वो तुक्के वाली बात होती है। कोई अपना ब्रीडर पेयर बेचता नहीं है, वो अफ्रीकन ग्रे पैरट आपको 2 लाख का ब्रीडर दे देंगे, ठीक है। अब वो क्या होगा कि यही डिफिकल्टीज हैं कि आपको बर्ड गलत जोड़ लिया, वो चीज आपको डिसहार्ट करती है। अच्छा, नेक्स्ट डिफिकल्टीज क्या आती हैं कि इस काम में ना आप क्या काम करते हैं कि आप कंजूसी इसमें करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उसको अगर हम कहेंगे ना ये मेडिसिन ले लें आप, ये मेड पेट की 4-in-1 है और ये 3500 की है, वो कहता है यार मुझे है ना आप है ना लोकल मेडिसिन बताएं स्टोर की, वो रिजल्ट नहीं देती, बर्ड मर जाता है। वो 1 लाख का बर्ड मार लेता है, 3500 की मेडिसिन ले लेता है। एक दूसरी डिफिकल्टी के ये माइंड सेट आपका गलत है। तीसरी डिफिकल्टी यही होती है कि कोई बच्चे पाल रहा है तो प्रॉपर इनक्यूबेशन के लिए अपना ब्रूडिंग के लिए ब्रूडर नहीं है उसके पास, चिक्स की मतलब है ना कीपिंग के लिए, ठीक है। तो जहां आप इसकी टेक्नोलॉजी पे कंप्रोमाइज करेंगे और आप इसकी फीड पर, विटामिन्स पर, इन चीज़ों पर आप कंप्रोमाइज करेंगे, आपको मतलब है ना मोर्टेलिटी रेशो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, और आपको ब्रीडिंग में भी इशू है। पर भाई पॉसिबिलिटी है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बर्ड आते ब्रीड कर दे, कैसे हो सकता है? देखें, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि ये कोई ब्रायलर मुर्गी नहीं है जिसको एक फार्मूले के तहत आप है ना मसनूई तौर पर पैदा कर रहे हैं और उसके बाद उसका वजन वो बढ़ाई जा रही है। ये एक नेचुरल परिंदा है, इसकी म्यूटेशन भी उन्हीं नेचर से ही इनहेरिट होकर आई है ना। तो क्या है कि ऐसा कोई नहीं है। लोग है ना, हमें रोज इतने मैसेजेस आते हैं, वो जादू की है ना फार्मूले पूछ रहे हैं, कोई जादू की छड़ी वाले वो पूछ रहे होते हैं कि यार है ना ये कैसे मतलब है ना कोई फार्मूला बताएं सर, कोई गुरु बताएं कि ये है ना बस आए और अंडा बच्चा दे। सबसे ज़्यादा इस मार्केट को जो पीछे करने वाले यही लोग हैं जिनकी ये माइंड सेट है। फिर बस स्कोप क्या है इसका बिजनेस का, आगे फ्यूचर में क्या देखते हैं, फ्यूचर क्या इसका होगा पैरट के? इसके फ्यूचर को वही सर्वाइव करेगा जो इसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, ठीक है, जो चंद बातें बताई उस पर अमल करेगा, प्रॉपर तरीके से इसकी फार्मिंग करेगा। परिंदा पहले ले लेते हैं, शेड उनका प्रॉपर बनता नहीं है। जब तक आप उसका शेड प्रॉपर तरीके से नहीं बनाएंगे, ठीक है, आप वक्त के साथ आप इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसकी ब्रीडिंग के लेवल को अचीव नहीं कर सकेंगे। स्कोप है बिल्कुल, इंशाल्लाह रहेगा। ये है कि आपको वक्त के साथ इसमें अपने आप में तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। और भाई इजीली सेल हो जाते हैं बर्ड्स, मसला तो नहीं आता? देखें, हर चीज़ की एक डिमांड एंड सप्लाई होती है। जब चीज़ ओवर प्रोडक्शन होती है इजीली सेल नहीं होती, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। जब एक्सपोर्ट का इशू आता है, कोई चीज़ अगर एक्सपोर्ट ना हो तो सेल का इशू आता है, ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक है कि जो चीज़ हमारे पास पहले से ही जिसकी सप्लाई कम है, जैसे कि एलेक्टस की सप्लाई कम है, ये बाहर का मतलब बर्ड है, ग्रे पैरट की सप्लाई कम है, मकाज के बच्चे बहुत थोड़े हैं, वो फ़ौरन सेल हो जाते हैं। लेकिन जब रिंगनेक्स और रा के बच्चे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और अगर प्रॉपर एक्सपोर्ट भी ना हो तो थोड़ा सा सेल में फ़र्क आता है, रेट नीचे गिरता है। हमने ब्रीडिंग के लिए परचेज करना है फारूक भाई, बर्ड्स को मार्केट से परचेज करें कि सिर्फ फार्म से परचेज करके लाएं? बेहतर तो ये है कि अगर कोई शख्स आपका जानने वाला अपना फार्म सेल कर रहा है, कुछ बर्ड मजबूरी में सेल कर रहा है, उसकी ब्रीड आपने आंखों से देखी हुई है, जुबान पे आप किसी की यकीन नहीं करेंगे, अगर आपने देखी है आप उसे ले लें, बेहतर ये है। वरना यंग बर्ड्स आप अपने जो के ना अच्छे पले हुए होते हैं, बड़े साइज के, एटलीस्ट 1 साल के हों, वो पट्ठे आप ले लें, उनको आप तैयार कर लें।
तो भाई कई बार होता है परिंदा लेके आते हैं, वो आते ही घर मर जाता है, इसकी क्या वजह होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि एक वो बर्ड इंपोर्टेड होता है, उसमें कोई वायरल इशू चल रहा होता है, जैसे कि आजकल जो बाहर से रिंगनेक्स आया था और पिछले दिनों कुछ अमेज़न लोगों पे मरे थे। वो रीज़न ये है कि वो बाहर से आए थे, एक तो वो बाहर के आबो हवा वाले थे, यहाँ पर आते ही उनका आबो हवा तब्दील हुई तो कुछ उनमें डिजीज वायरल हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मर जाते हैं। और मोस्ट कॉमन जो डिजीज आती है वो इनको पेट का इशू आ जाता है, उनमें से एक एंट्राइटिस है, ठीक है। अब वो क्या है, उनके पास उनकी मेडिसिन नहीं होती, तजर्बा नहीं होता, वो लेके उसको फ्लैजल डाल के और उसकी मौत का इंतजार करते हैं, ठीक है, वो मर जाता है। पर भाई मैं ब्रीडिंग के लिए बर्ड परचेज करना, उसकी सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसके क्या क्या साइन देखेंगे हम ब्रीडिंग के लिए लेने जा रहे हैं? देखें, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी ऑफ बर्ड। जी। बर्ड जब भी लेना है आपने क्वालिटी पे लेना है जी। आपने इस पे नहीं लेना कि सस्ता कौन दे रहा है। देखें, गोरे की अप्रोच है वो क्वालिटी पे बर्ड ले रहा है, पाकिस्तान की अप्रोच है कि हम है ना पैसे के कंपैरिजन पे ले रहे हैं बर्ड। जी जी। इसी चीज पर ये लोग मार खा रहे हैं, जिसमें बीमार बर्ड ले लेंगे, ठीक है, बीमार बर्ड ले लेंगे। मुझे अभी मतलब सुबह पता लगा कि कोई भाई हैं वो उनको लैक्टस मिल रहा है बच्चों पर से ना 3.5 लाख रुपए का। अब पता नहीं कैसा वो बर्ड मिल रहा है बच्चों के ऊपर जो 3.5 लाख का बेच रहा है, लेकिन अभी तक उसका मुझे कोई अता पता नहीं मिला, ठीक है, कि क्या वजह है कि वो 3.5 लाख का सेल हो रहा है, ठीक है। फारूक भाई ब्रीडिंग कैसे बेस्ट रहती है, कॉलोनी में बेस्ट रहती है कि पेयर बाय पेयर लगाया? पेयर वाइज ब्रीडिंग बेस्ट रहती है, क्योंकि ये भी बर्ड है, इसमें भी बहुत सारी खसलतें हैं कि ये इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इनमें इश्यूज होते हैं, तो इसमें प्राइवेसी और केज वाइज पेयर वाइज आप बर्ड को रखें। सर रिक्वायरमेंट क्या होती है ब्रीडिंग के लिए? प्रॉपर ब्रीडिंग करवा ली उसे हमें कैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए, प्रॉपर रिक्वायरमेंट क्या है उसकी होगी? सबसे पहले तो इसमें जो चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि जो बर्ड है ना आपका, वो मतलब है ना उसका एज जो है ना वो उसकी पूरी हो। बहुत सारा मार्केट में लोग सस्ता बर्ड लेते हैं, ग्रे पैरेट जी, मैंने तो ना 2.25 लाख का ले लिया, 1.5 लाख का। अब वो क्या होता है, वो 2-2.5 साल का पेड़ होता है, ठीक है, एज उसकी पूरी हो। नंबर 2, उसमें प्राइवेसी हो, बहुत ज़्यादा फार्म में ना आना जाना इंटरफेरेंस ना हो। उसकी जो डाइट है प्रॉपर हर बर्ड की नेचर वाइज आप उसको वो देंगे, ठीक है। अच्छा, ये चंद बातें, और इसके अलावा आपके पास फ्लाई जोन, फ्लाइंग केज होने चाहिए, जो ऑफ सीजन आप उनको फ्लाई दे, ठीक है। इससे बर्ड हेल्दी और एक्टिव रहता है, फालतू उसकी फैट उतर जाती है और वो लॉन्ग लाइफ आपके पास ब्रीड करता है। पर भाई ब्रीडिंग सीजन कब शुरू होता है, खत्म कब होता है? देखिए, जो हमारा नॉर्मल जो हमारा यहाँ का मतलब नेटिव बर्ड है, ठीक है, उसका जो सीजन शुरू होता है ना, वो वैसे उसकी प्रिपरेशन तो सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाती है, लेकिन जो उसका मेटिंग से लेके और बच्चों तक का जो हैचिंग का टाइम है ना, वो तकरीबन हमारे पास है ना दिसंबर से शुरू होता है, ठीक है, और वो जाता है मेटिंग से, मैं बता रहा हूँ, वो दिसंबर से जो कॉमन शुरू होता है, दिसंबर से मेटिंग शुरू होती है और वो मई तक उसकी ना हैचिंग हो रही होती है, ठीक है। बाकी जो इंपोर्टेड बर्ड है, जोटिक बर्ड है या लैक्टस है, अफ्रीकन ग्रे पैरट है, ये मतलब पहले भी चलते रहते हैं, सन कन्योर्स हैं, ये चलते रहते हैं, ठीक है। सही हो गया। वर्क भाई अगर हमने ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स लेके आने हैं, वो हम वाइल्ड लेके आए कैप्टिव लेके आए? देखें कैपिटिव भी बहुत अच्छे हैं, बशर्ते के ठीक इसी तरह जैसे हम इंसान अपना बच्चा पालते हैं, एक अच्छा सेहतमंद पालता है, वो घर में ही पालता है ना, कैपिटिव होता है ना वो भी, तो इसी तरह एक अच्छे तरीके से नहीं पालता। अगर कैपिटिव बर्ड आप लेते हैं, अगर किसी ने घर पे उसको पाला है और उसको फ्लाई नहीं दी है, उसके इश्यूज है ना, उसकी उन्होंने ना मिक्स फीड पर और उसको मतलब मिक्स वेजिटेबल्स पर किसी चीज़ों पर नहीं लगाया, वो बर्ड आपको तंग करेगा, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि आप है ना वाइल्ड पट्ठे ले लें। अगर घर में पाला है और अच्छे इन्वायरमेंट में पाला है और उसके डिसिप्लिन पे पाला है, तो वो बहुत बेस्ट है। वर्क भाई आप कह रहे हैं कैप्टिव ठीक रहता है, जो कैप्टिव बर्ड्स लेंगे क्या वो हैंड फीड वाला होना चाहिए कि मदर फीड होना चाहिए? देखिए, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मदर फीड, ठीक है, मदर फीड का वो बेस्ट है। अब उसके बाद आ जाता है कि जब वो सेल्फ होने लगा है, आपने उसको फ्लाइंग दी है कि नहीं दी है, ठीक है, आपने उसको बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे लगाया कि नहीं लगाया। कैपिटिव बर्ड की ना सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये स्ट्रेस कम लेता है, इंसान को ये समझता है और ये छुप कर अंदर नहीं बैठता, ये खाता पीता रहता है, खुश मिजाज होता है। वाइल्ड बर्ड होता है ना, उसका सिर्फ एक ही इशू होता है कि आप फार्म में चले गए, उसने घुसकर बॉक्स में बैठ जाना है, वो बहुत ज्यादा खौफ का शिकार है, दाना पानी कम खाएगा, बच्चों को फीड नहीं कराएगा, कमजोर हो जाएगा, यानी कि कुछ ये चंद इशू हैं। वो ज्यादा शर्म वाला होगा, मीटिंग प्रॉपर नहीं करेगा, इनफर्टिलिटी आ जाएगी। तो इसी तरह से कैपिटिव बर्ड में भी इशू आ सकता है, अगर बहुत ज्यादा आप अपने साथ अटैच कर लेंगे तो उनमें भी ये इशू आ जाएंगे।
और भाई बहुत कॉमन सवाल लोगों का आता है कि हमने सारी रिक्वायरमेंट पूरी की हुई है लेकिन उसके बावजूद हमारा बर्ड ब्रीडिंग नहीं कर रहा। अच्छा, देखें, पता नहीं है वो कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, रिक्वायरमेंट में कमी रहती है तो बर्ड ब्रीड नहीं करता। और कुछ कहते हैं कि हमारा मेल स्टिक क्रॉस कर रहा है, इसकी क्या वजह होती है? स्टिक क्रॉस कर रहा है या ज़मीन पे क्रॉस कर उसकी रीज़न एक यही होती है। देखिए, ये कॉमन रीज़न है, इसमें मैं इंसानों की मिसाल तो नहीं दूंगा, आप समझ गए होंगे। एक बर्ड है, उसको आपने डाइट बहुत ज़्यादा मतलब है ना ऐसी रख दी है जो कि ब्रीडिंग मतलब सीजन वाली डाइट उसको दे रहे हैं आप, ठीक है। अब वो मेल है रिंग नेक का मिसाल के तौर पर, अब उसे फीमेल नहीं दी टाइम पर आपने, अब वो क्या करेगा? वो स्टिक क्रॉस करेगा। लोग मेल लेकर बैठे रहते हैं, कई कई साल की फीमेल ढूंढ रहे हैं, ना वो किसी को मेल बेचते हैं और ना ही वो फीमेल लेते हैं। क्यों? फीमेल भी चाहिए और वो भी सस्ती चाहिए, तो वो मेल क्या करेंगे? स्टिक क्रॉस करेंगे। अच्छा, इसकी एक और वजह भी हो सकती है, मेल फीमेल जोड़ा भी बना लिया आपने, अब क्या है कि फीमेल उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, फीमेल उसे मारती है या फीमेल आपने छोटी लगा दी, अंडर एज है, तो जब मेल अपने ब्रीडिंग सीजन के अरूज पर आएगा वो अपना स्टिक क्रॉस उसने शुरू कर दे, ठीक है। और मैं ब्रीडिंग में कुछ स्पेशल डाइट यूज करवाते हैं? जी बिल्कुल कराते हैं। ब्रीडिंग में हम उनको जो हाई प्रोटीन वाली चीज़ें हैं वो हम उनको ना ज़्यादा देते हैं, ठीक है, हयातीन की मकदार जिसमें ज़्यादा होती है। इसके अलावा देखें ब्रीडिंग के उसमें ब्रीडिंग एड्स भी हम, मल्टीविटामिन भी देते हैं हम, ठीक है, और कैल्शियम की मकदार भी उसको मतलब हम बढ़ानी शुरू कर देते हैं। तो ये एक चंद बातें हैं जिनका मतलब ख्याल किया जाता है, ठीक है। ब्रीडिंग बर्ड्स की मूवमेंट क्या होती है जब वो ब्रीडिंग पे आते हैं? जो एक कॉमन मूवमेंट है, वैसे तो वो वैसे तो वो आप सारा साल देखते हैं कि बर्ड फीड करा रहा है। जो कॉमन है ना वो यही होती है कि बर्ड मेल फीमेल को फीड करा रहा है, फीमेल बॉक्स में जाना शुरू हो गई है, ठीक है, मेल फीमेल पे पंजे रखने शुरू हो गया है, ठीक है, एक दूसरे के पर खुजाना शुरू हो गए हैं, ठीक है। बॉक्स में आप जाते हैं तो जो उसका बेडिंग मटेरियल है उसको वो च्यू करना शुरू हो गए। तो दीज आर सम साइंस ऑफ ब्रीडिंग। दो पेयर है उसमें से मेल एक्सपायर हो जाता है क्या? फीमेल? हाँ बिल्कुल, ये तजर्बे मैंने बड़े किए हैं जी। फीमेल पालेगी और अगर रा की बात करें, रा का मेल एक्सपायर हो जाता है और मादा अंडों पे बैठी है, आप उसी दौरान में उसे एक सेमी टेम टाइप नर दे दें। उसकी एक खूबी होती है सेमी टेम टाइप की, वो फौरन मादा के साथ है ना सेटिंग कर लेता है, मादा को फीड कराता है, बॉक्स में भी जाके बैठ जाता है और बच्चे पलवा देता है।